अदरवाइज अनएंडिंग लिटिगेशन हो जाएगी नहीं ये। कई बार कोर्ट को क्या लगता है, इस मुकदमे को किसी तरह से खत्म कर दो तो अपने यहाँ से कलेश खत्म होगा। मुझे ऐसा ऑर्डर लग रहा है, फॉरवर्ड बिना सोचे समझे कुछ भी ऑर्डर कर दिया। बिफोर आई कम टू द इम्प्यूग्ड ऑर्डर, थोड़े फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जो ओरिजिनल प्लेंटिफ थे उनके दो भाई थे मैडम, वसंतराव और रिस्पोंडेंट के पति, ये दो भाई थे। हमने प्लेंट की कॉपी भी लगाई है मैडम। बसंतराव एंड इसकी ट्री है शिवराज। प्लेंटिफ दो भाई थे। हाँ, प्लेंटिफ के तीन ब्रदर्स थे। वसंतराव, हाँ, तीन भाई थे, उसमें एक प्लेंटिफ है शिवराज सिंह, वसंतराव और विजय सिंह। प्लेंटिफ शिवराज है? नहीं, प्लेंटिफ विजय सिंह। प्लेंटिफ विजय सिंह है जी। उसके कितने भाई हैं? एक शिवराज सिंह और एक वसंतराव। हाँ, वसंतराव और शिवराज तो हमने लिख लिया जी। था। अब उसमें ये है मैडम कि हुआ क्या था कि इनका हमने ये जो इनके जो वसंतराव हैं, इनका कोई इन्होंने शादी नहीं की थी, तो इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है बाय विल हमारे नाम कर दी थी। उसके बाद जो शिवराज सिंह थे उनकी मैरिज हुई। वसंतराव ने विल कर दी विजय सिंह को। जी जी, इस विल को कभी कोई चैलेंज नहीं किया गया। उसके बाद फिर ये शिवराज जो हैं, इनकी शादी हुई शशिकला बाई से। तो शशिकला बाई जो भाभी हैं हमारी, उनके भी पति जो शिवराज थे, वो उनके साथ कुछ उनके रिश्ते स्ट्रेंड थे, तो उन्होंने भी विल हमारे नाम कर दी थी अपने शेयर की। जी जी, शिवराज ने। अब क्या हुआ कि ये दोनों विल हमारे नाम हो गई और उस बेसिस पे हम उसके ओनर थे, हमारा टाइटल था। अब कॉज ऑफ एक्शन 97 में इसलिए अरोज हुआ माय लॉर्ड कि इनने ये शिवराज कब एक्सपायर हुए? ये जो है एक्सपायर हुए 95 में और वसंतराव एक्सपायर हुए 96 में। 96 में? जी सर। कॉज ऑफ एक्शन 97 में इसलिए आया क्योंकि ये जो अपनी जो इनके हमारी जो भाभी हैं शशिकला बाई, उन्होंने 97 में एक सेल डीड एग्जीक्यूट की विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी टाइटल 97 में। और वो जो सेल उनने की वो की रिस्पोंडेंट नंबर 3 इन द ओरिजिनल सूट, श्रीमती तोशी। ये आउटसाइडर है कोई? आउटसाइडर है, ये उस समय पार्टी नहीं थे। श्रीमती तोशी खंडेलवाल। तोशी खंडेलवाल को विल कर दी। जी, वो सॉरी सेल डीड कर दी। सेल डीड कर दी। उसके बाद सेम शेयर जो इनको तोशी जी को सेल किया था, उसी शेयर को उन्होंने तोशी ने आगे बेचा। रिस्पोंडेंट नंबर 9 ऋतु तातेड़। ये सारा जो उपद्रव है ये इन्होंने तोशी सोल्ड टू ऋतु तातेड़ इन 2000, 18/1/2000। ऋतु तातेड़। 18/1/2000। तो 97 में सूट फाइल होने के बाद पेंडेंसी में ही इन्होंने ये दावा पेश हो गया। दावा 97 में पेश हो गया। अब इन्होंने और एक और शेयर जो शशिकला हमारी भाभी ने जो सेल किया था, वो रिस्पोंडेंट अरुण गोटी 4 जॉन फिलिप, अरुण गोटी को और जॉन फिलिप, इनको सेल किया 19/3/99। एक साथ किया गया? दोनों ही को, हाँ, एक साथ किया। मतलब एक ही सेल डीड से दोनों को ट्रांसफर तोशी ने। अब क्या हुआ कि ये 99 में सेल हो गया, तो इनको भी पार्टी बना लिया हमने अमेंडमेंट करके सूट में। पहले 18/1/2000 बताया था तोशी टू ऋतु तातेड़। हाँ 399 तोशी टू अरुण। हाँ, ये शेयर सेम है, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया उसको। कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि ये इन लोग सब सब्सिक्वेंटली पार्टी बन गए। अब ये जो मसला है ये हमारा सिर्फ ऋतु तातेड़ जी के साथ में, क्योंकि ये सारा जो अब्यूज ऑफ प्रोसेस है ये इन्होंने ही किया। ये पार्टी बने 2008 में। 2008 में ऋतु तातेड़ पार्टी बन गई।
और पार्टी बनने के बाद माय लॉर्ड्स कुछ ऑर्डर शीट्स में आपको बताता हूँ, बड़ा केस शॉकिंग क्या है? केस यही है माय लॉर्ड कि इन्होंने 7/11 की पहले तो एक एप्लीकेशन लगाई हाँ ऋतु तातेड़। हाँ, आप पेज नंबर 12 पे देखेंगे। अब थोड़ा बताइए बताइए, हाँ देखेंगे बाद में। ठीक है, इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत ये जो इनने रिलीफ मांगी है ये प्रदान किए जाने योग्य नहीं है, तो ये एप्लीकेशन कोर्ट ने एंटरटेन नहीं की। उसके बाद फिर इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई जिस ऑर्डर शीट 19/8 तो वो एप्लीकेशन थी कि हमको 6/17 में हमको रिटन स्टेटमेंट अमेंड करने दिया जाए। और माय लॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेज 16 पे आप देखेंगे कि ये खुद नहीं, क्या। एक मिनट देख लेंगे। हाँ हाँ रिटर्न स्टेटमेंट अमेंड करने का इन्होंने किन्होंने माने ऋतु तातड़ ने। हाँ, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा 7/11 का जो ऑब्जेक्शन है कि ये 3 विक्रय पत्रों को एक सूट में ट्राई नहीं किया जा सकता, इनको अलग अलग सूट्स फाइल करने पड़ेंगे, इसका हमको एक एडिशनल सबमिशन अतिरिक्त कथन बनाने की अनुमति दी जाए। 6/17 में 6/17 में हाँ, अमेंडमेंट की प्रेयर की, उसका क्या हुआ? उसको अलाउ कर दिया कोर्ट। अब ये ऑर्डर शीट है 19/8/2011 की, पेज 15 से चालू होती है। अलाउ कर दिया, हाँ फिर क्या उन्होंने हुआ? कहा। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर इनने एक एप्लीकेशन लगाई 7/11 की दोबारा। 17/11/2011 को इसका निराकरण हुआ और यही ऑर्डर है अंडर चैलेंज। 17/7/11 को निराकरण कैसे हो जाएगा जब 19/8/11 को 6/17 अलाउ हुई है? तो जी अभी आपने बताया अमेंडमेंट जी एप्लीकेशन 19/8/11 को अलाउ हुई, उसके बाद आवेदन लगाया 7/11 का जो नहीं, 17। नहीं ये जो एप्लीकेशन है ये अलाउ हुई 7/10/2011। कौन सी? ये जो 6/17 की मैंने आपको बताया। 7/10/11 बताइए आपने। नहीं मेरी गलती है वो सर। कोई बात नहीं, 7/10/11 जी। को हुई 6/17 अलाउ, हाँ, और फिर उसके बाद 7/11 लगाई, इट वाज फाइल्ड व्हेन? फाइलिंग डेट तो नहीं मालूम। हाँ ये उसके बाद ही लगाई, ये तो हाँ पक्का है। हाँ तो ये अलाउ कब हुई? ये 17/11/2011 को इन्होंने फिर 17/11/2011 को 11 ये को 7/11 आई, अलाउ हो गई। हाँ 7/11 को अलाउ किया, 7/11 के बेसिस पे नहीं। कोर्ट ने कहा कि ये ऑर्डर 1 रूल 3A के अंतर्गत मतलब 7/11 अलाउ की, जी वो भले उन्होंने कुछ भी हाँ किया, कोई भी लेकिन ऑर्डर इन्वोक किया है। हाँ उसको कोई भी इन्वोक किया 1 रूल जी जी 3। जी जी 17/11/2011 क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये कुछ संयोजन है कॉजेस ऑफ एक्शन का, ये इनको, और इन्होंने ये प्लेंट को हमको नॉन सूट कर दिया। मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन। यस, इस ग्राउंड पे। अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं एक मिनट समझ तो लेने दो। कि जी सर सॉरी। इसलिए उन्होंने आपका दावा रिटर्न कर दिया, कह दिया कि नहीं, चाहे रिटर्न भी नहीं किया माय लॉर्ड। अगर रिटर्न करते तो 7-10 लगता। नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने नॉन सूट ही कर दिया। नॉन सूट कर दिया नॉन कि सूट कर अब आप चाहो तो जाके 4 दावे लगाओ। तीन क्या कहा दावे है? 3 दावे लगाओ, क्या हाँ। तो होगा कि 3 दावे मेंटेनेबल है, 3 दावे लगाने चाहिए, क्या लिखा है? नहीं कुछ नहीं, इनने लिखा है कि कि आप एक नहीं कर सकते, 3 बस करना इतना चाहिए। जरूर है माय लॉर्ड ने एक वर्ड कैच किया था कि तदनुसार कार्रवाई हेतु वाद वापस लौटाया जाए। हाँ, अब 1-3A में वाद वापस लौटाने का नहीं है माय लॉर्ड, ट्रायल्स ना हो बोली उसको 7/10 में माना जा मान सकता है, अगर लेकिन प्रॉब्लम ये आती है मिस्टर, ये बताइए कि इसके 3 होंगे क्या? Where during pendency of suit, again and again you are selling the property, whether this provision will be applicable. That's provision. By will- all these facts were come on record during pendency of suit. तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ आप 600 सेल डीड कर दोगे तो 600 दावे होंगे। नहीं, वैसा तो Whether नहीं। this provision order 7 rule 10 or 1 rule 3 will be applicable, whether this can be said to be a misjoinder of causes action on the ground that during pendency of suit you are selling the property. That's- If you are selling the property during pendency of suit, ये तो लगेगा ही नहीं प्रावधान। Have you brought any judgment on this point? इस पॉइंट पे तो जजमेंट नहीं है मिलट्स, बट एक प्लेंट का जो पैराग्राफ है जो वो भाई बता रहे ये हैं जो कि- फैक्ट्स इन्होंने बताया ये ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट के बताए ना? during the इसमें pendency थोड़ा of सा suit। करेक्शन है इस फैक्ट्स में। बताओ ना। 24/10/97 को 925 स्क्वायर फीट में से 308 स्क्वायर पहले फीट बताओ दावा कब पेश हुआ? 97 बस अब उसकी 1/10/97 हैं? 1/10/97 जो कुछ भी हुआ बाद में हुआ, पहले हुआ? तो हुआ बाद में है। फिर जब बाद में हुआ तो ये सारे कानून लग कैसे जाएंगे?
तो इस पे तो ऑलरेडी आप कुछ पोजीशन देखी है आपने? जी 7-10 देखा 7-10 7-10 नहीं भाई, यदि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट ये सब होगा जी तो ये क्या होगा? इसके लिए अलग अलग दावे लगेंगे? नहीं, इसमें 2007 AIR में भी कहा है कि ये मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन में नहीं आएगा। 2007 में क्या यही है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट सेल हुआ है? नहीं, ये फैक्ट्स नहीं है उसमें। पेंडेंसी ऑफ सूट और सेल हुआ है ना, इस पे ही लीगल पोजीशन क्लियर है। जी जी जी। तो ये तो सारे के सारे लोग जो है दे विल बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 52। 52 लिस्ट पेंडेंस। that will ये कहाँ से ये सब बताओ और क्या कहना है? मिलोट्स बस इसमें क्लेंट का जो ये बिल के रिस्पेक्ट में बता रहे थे वो पूरी थोड़ा बात नहीं समझे आप। एक दावा चलेगा या 3 चलेंगे, इस पर हाँ। क्या कहना है? इस पे ये कहना है मिलोट्स बस वो जजमेंट देख लेते हैं उसमें कोर्ट का क्या कहना है वो मैं एक बार कोर्ट के कहने से कुछ नहीं होता। आपका क्या कहना है? कोर्ट का कहना तो हमने गलत मान लिया, प्राइमा फेसी। आप अपना कहना बताओ। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है मैं बता देता हूँ सर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन गलत है। अब लीगल पोजीशन आप बताओ ना। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन गलत है। मैंने तो अभी इनकी बात जो सुनी है, यदि ये बात सही है तो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। इफ यू आर सेइंग कि ऑल हैज हैपेंड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, it will govern इतना पड़ेगा कि अमेंड करते जाएंगे, लोगों को पार्टी बनाते जाएंगे। यदि नहीं भी बनाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ इवन दे डोंट फाइल एनी एप्लीकेशन, वो तो आपको फालतू बना दिया पार्टी। आप ही ने पार्टी बनाया होगा जी ना? जी जी। तो इन्होंने गलत पार्टी बना दिया। अब गलत पार्टी बना दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 52 से बाहर हो जाओगे। 52 में तो रहेंगे मिलोट्स। तो 52 में रहोगे तो इसी दावे में तो रहोगे। आपके घर अलग अलग थोड़ी बनेंगे। दैट इज देयर मिलोट्स बट इनका कोर्ट का कहना था कि विद रिस्पेक्ट टू वो जो रिलीफ है वो साथ में नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैं वो पैराग्राफ कौन सी रिलीफ? यहाँ पे इन्होंने जो रिलीफ मांगे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू कौन सी relief क्लेंट मांगे? के साथ डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन काय का डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन मांग रहे हैं मिलोट्स ये इनका किस चीज का? वो प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि विल तो कहीं प्रोबेट हुई नहीं थी उसकी विल की प्रूवेड होना जरूरी भी नहीं है। अब तो ये सिद्ध करेंगे। इफ ही इज एबल टू प्रूव द विल, देन इफ ही इज नॉट एबल टू प्रूव द विल, देन यू आर सेफ। इफ ही इज एबल टू प्रूव द विल, देन यू आर नॉट सेफ। केवल विल सिद्ध करना पड़ेगी इनको। लेकिन ये दावे भाई, अब ये विल की बात छोड़ दो। मान लो ही इज ओनर and this defendant is selling the property again and again. Whether first thing, whether they are required to meet parties, law says they are not required to meet parties. If they come to the court, they can be added just to avoid the further litigation. But इसके बाद हर व्यक्ति का litigation का दावा अलग थोड़ी करेंगे ये। That property is the same. मिलोट्स Suit is filed in earlier point of time. is filed again. All are subsequent purchasers transferred during the suit. Yes मिलोट्स। फिर ये कहाँ से प्रिंसिपल लगेगा? अब बता दो। ऑर्डर आपको बताने की इच्छा है तो बता दो। मिलोट्स बस लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा था जो नहीं पढ़ दो, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप कानूनी स्थिति बताते। ऑर्डर तो गलत है। ऑर्डर में जो लिखा है वो गलत लिखा है। यदि ऐसे ही लिखा है तो पढ़ लो, पढ़ो। कौन सा पैरा पढ़ रहे हो? पैरा मिलोट्स में काइंडली कम टू पैरा 30 मिनट्स पेज 30। पेज नंबर 30। हाँ। यद्यपि प्रतिवादी क्रमांक 9 की ओर से आदेश 7/11 सीपीसी के अनुसार वाद खारिज करने का निवेदन किया गया है, किंतु 7/11 नियम आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वाद प्रस्ताव नामंजूर किए जाने के जो आधार बताए गए हैं वे इस मामले में स्पष्ट नहीं होते हैं, किंतु जिस प्रकार की आपत्ति उठाई गई है उसके संदर्भ में आदेश 1 सीपीसी के प्रावधान को देखा जाना। अब एक दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है। 1 Rule 3 will be applicable to the persons to the cause of action which have arisen during pendency of suit. 1 Rule 3 I think is in relation to the date of filing of the suit. If something has happened prior to filing of the suit, likewise suppose this Sasikala had executed any sale deed prior to the suit and he did not implead that person as party in the suit, and thereafter he wants to bring that fact also, then this can be said to be a fresh cause of action. Yes.
on the date of filing of the suit if he had not implemented that person as party. लेकिन यहाँ तो दावे के दौरान हो रहा है सब कुछ, तो ये वन रूल 3 नहीं। अब क्वेश्चन दूसरा आया कि क्या वन रूल 3 जो कोर्ट ने लिखा है is applicable to the parties who have come in picture after the suit. पढ़ना यार वन रूल 3 क्या कहता है, सीपीसी पढ़ो, अदरवाइज अनएंडिंग लिटिगेशन हो जाएगी नहीं ये। कई बार कोर्ट को क्या लगता है इस मुकदमे को किसी तरह से खत्म कर दो तो अपने यहाँ से कलेश खत्म होगा, मुझे ऐसा ऑर्डर लग रहा है। फॉरवर्ड बिना सोचे समझे कुछ भी ऑर्डर कर दिया। ये 3A। Lords, power to order separate trial where joinder of defendant may embarrass or delay trial. हाँ Where it appears to the court that any joinder of the defendant Hmm. may embarrass or delay the trial of the suit, the court may order separate trial or make such other orders Hmm. as may be expedient in the interest of justice. तो इसमें इसका इसी से क्लियर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है मतलब? कहाँ पे कौन सा पढ़ा आपने? 3A में 3A तो यही कहना इसमें ही लिखा है where it appears to the court that any joinder of the defendant. any joinder of the defendants may embarrass or delay the trial of the suit, the court may order। अब इन इसके अंदर जो है जो डिफेंडेंट्स हैं कौन से माने, whether the transferee purchases are covered in these defendants which are mentioned in 3A. That Next question is coming, that has to be looked into. My lords. that has to be looked into, so who will look into this? I have to look into it. You look into this and I will also look into this. My lords, मैं I am take it passing up- the order, आप अभी लंच में बता दीजिएगा। my lords, because अभी इसमें आप- डिले की बात की गई है, हुआ क्या अरे 97 में बेकार का ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने, ये कोई मतलब है? अदरवाइज इससे क्या होगा, इससे तो और लिटिगेशन बढ़ रहा है। जी एक काम जो एक दावे में हो सकता है कोर्ट तो 300 करा देगी इस हिसाब से। नहीं, जब हुआ- जी। तीन है तो 300 क्यों नहीं हो सकते? the intention of the court was that अरे 97 में 52 है ना। जी, बट इसमें जो इंटेंशन ऑफ द कोर्ट वो था कि 97 में आपने सूट फाइल किया, 2008 में आके एक पार्टी बन रही है, फिर ऐसे कभी और आगे चली जाएगी तो पार्टीज बनती तो जाएंगी। आपको बोलना तो चाहिए, there was a delay. आपको बोलना चाहिए था पार्टी मत बनाओ, हम तो 52 में कवर्ड हैं, जो भी डिक्री होगी हम पे बाइंडिंग होगी, मत बनो पार्टी आप। यू प्रे फॉर योर डिलीशन, मत लड़ो मुकदमा। मैं इस पे मिलॉट्स को देख ऑर्डर पहले डिक्टेट कर रहे हैं जिससे क्या फैक्ट्स भूल जाते हैं बाद में। देखो, दिस सिविल रिवीजन हैज बीन प्रेफर्ड बाय द, कौन है आबादी ना, Yes, my lord. हैज बीन प्रेफर्ड बाय द Plaintiff applicant. ओरिजिनल प्लेंटिफ। एक ही प्लेंटिफ था नीचे, नहीं my lord, सब्स्टिट्यूट हो गए हैं बाद में 2012 में। ओरिजिनल तो हाँ, एक ही थे सिंगल। is preferred by the original plaintiff Vijay Singh Devakar within bracket now dead during pendency of civil revision. Yes, my lord. Dead during pendency, dead now dead, comma through LRs Sam Kuar and others. Challenging the order dated 17/11/2011। Yes, my lord. बताइए आप, पेज 28, 15 साल यही बर्बाद कर दिए, 15 नहीं सॉरी जितने भी हुए 12 साल। 12 साल। Passed by civil judge Classman Batul in civil suit number 31/2010, passed by civil judge Classman Batul, वो पहले आ गया ना, whereby trial court has by allowing the defendant 7 apostrophe as application under order 7 rule 11 CPC and invoking the provisions of order 1 rule 3B 3A, 3A. 3 capital A। 3A. Directed the plaintiff इसमें कोर्ट ने ये भी फाइंडिंग कहा दी है कि सूट इज सफरिंग फ्रॉम द
डिफेक्ट ऑफ मिसजेंडर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन, ये भी फाइंडिंग There थी is no कोर्ट, finding तो फाइंडिंग नहीं तो है। देती कोर्ट, और ये फाइंडिंग कोर्ट देगी तो 7/11 से वैसे ही बाहर हो जाएगा, इसमें थोड़ी देखा जाएगा 7/11 में। उन्हें 7/11 को तो बोल दिया कि 7/11 के तो ग्राउंड्स मेड आउट भी नहीं होते हैं, वो reject बट ही कर उसके बाद दी। suo motu 1-3 अच्छा, सोमोटू का केस थोड़ी होता है, जी। ये तो इशू बनता है इसके ऊपर, क्या Direct to the plaintiff. टू फाइल fresh suits in respect of causes of actions accrued during pendency of suit by virtue of alienation of the property, suit property made by शशिकला का डिफेंडेंट कौन सा था? डिफेंडेंट नंबर 2, शशिकला डिफेंडेंट हुआ है? वन थी defendant सर। number 1 थी, she Defendant was subsequently substituted by Jairaj defendant। नहीं नहीं, मतलब पहले तो डिफेंडेंट शशिकला ही थी ना, बाय डिफेंडेंट 1 शशिकला बाई, और ये तोसी का डिफेंडेंट कौन सा था? 3 in favor of defendant number 3 Tosi Khandelwal and thereafter by Tosi, defendant number 3 Tosi Tosi to defendant number 9 Ritu Tatel, as well as to defendants 5 and 6 Arun Gotri and John Philip 5 4 and and 6 5 है, defendants है ना ये, as well as to इनको दूसरी सेट ऑफ प्रॉपर्टी थी। तातिल के पहले लिख देना, टू डिफेंडेंट 5 and 6 अरुण गोत्री एंड जॉन फिलिप एज वेल एज टू डिफेंडेंट नंबर 9 ऋतु तातिल, लिखिएगा लर्नेड काउंसिल फॉर द petitioner oblique plaintiff submits that the suit property originally belonged to Vijay Singh, Basant Rao and Shivraj. Three brothers, Vijay Singh, Basant Rao and Shivraj. Basant Raj नहीं, Basant Rao and Shivraj. Basant Rao in his lifetime executed a will in favor of plaintiff Vijay Singh, and similarly Shivraj also executed a will in favor of the Vijay Singh. Full stop. Basant Rao had died in the year 1996 and Shivraj had died in the year 1995. अच्छा, शशिकला बाई इज नॉट वाइफ, ऐसा कहना है आपका, क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं, वो है भाभी, हाँ, लेकिन उनको उनके रिश्ते स्ट्रेंड थे, इसलिए उनको उन्होंने कुछ दिया, ऐसा हमने और plaint में he submits that as per plaint, although defendant 1 Shashikala Bai was wife of Shivraj, but there were strained relations in between husband and wife, therefore will was executed by Shivraj in favor of plaintiff Vijay Singh without giving any property to Shashikala Bai. He submits that. अच्छा, ये जो शशिकला ने रेस्पोंड नंबर 3 तोसी को सेलडीड की थी, वो दावे के पहले की थी? दावे के बाद ही, हाँ हाँ पहले। He submits that Shashi, हाँ, he submits that in presence of the will in favor of the plaintiff, as Shashikala Bai executed sale deed. तारीख बता सकते हैं शशिकला बाई की? यस Executed sale deed on 24/10/1997 97 आफ्टर द फाइलिंग ऑफ सूट 1/10 को हुआ है, 24/10 को प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है। नहीं, दावे पहले हुई है, बाद में हुई है। अच्छा, पहले, लेकिन तब तो शशिकला पार्टी थी ना, तो पार्टी पहले से ही, तो शशिकला के खिलाफ कॉज ऑफ एक्शन क्या बताया था आपने? नहीं ये मानो, ये आप देखें नहीं नहीं, अरे एक मिनट सुनिए तो, हाँ। शशिकला के जब शशिकला ने प्रॉपर्टी नहीं बेची थी तो शशिकला के खिलाफ आप दावा किस आधार पर लाए थे? ये कहते हुए लाए होगे कि ये बेचना चाहती है, इतना चाह ऐसा लाए थे या अंदाज से बोल रहे हो? अरे मुझे मत बताओ, आप देख के कंफर्म कर दो, मेरा मतलब फैक्ट्स गलत ना लिखे जाएं। 7 को दावा फाइल हुआ था हमारे, ये सॉरी 23/10 को दावा फाइल। 23/10 को इन्होंने 1/10 बता दिया था। नहीं,
अरे मेरे को कुछ नहीं देखना भाई, आप लोग बता दो, वो सही मान लेता हूँ ना। इन्होंने 1-10 बोला था पहले। विजय देवकर नहीं, 1 मिनट, दावा कब हुआ था? दिनांक 23/10/97 को बैराज में दक्षिण हस्ताक्षर किए। अच्छा, और ये जो नहीं हस्ताक्षर किए वो अलग बात है, दावा पेश कब हुआ था? यही 23/10, चलो, और ये सेल डीड कब हुई थी तोसी को? 24/10 को हुई थी, एक दिन बाद। तो ये बेचना चाहती होगी, ये प्लीडिंग ली होगी आपने। यस, क्या लिखा? Plaintiff Shashikala Pai executed a sale deed on नहीं, नहीं। this case. देयर आफ्टर, उसके पहले क्या है? Therefore, will executed by Shashikala in favor of Vijay Singh without giving any property to Shashikala Pai. He submits that in business of the will in favor of the plaintiff, as Shashikala Pai executed. है नहीं, रिकॉर्ड वाली है, शशिकला बाई had no right and wanted to alienate the property, therefore the suit was filed on 23/10/97. But immediately thereafter, she executed sale deed on 24/10/97 in favor of श्रीमती तोसी खंडेलवाल, हैं? डिपेंडेंट नंबर Defendant number 3, Tosi Khandelwal, and then on that basis, she further alienated the, ये पूरी प्रॉपर्टी तो बेची नहीं, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बेचो, पार्ट ऑफ द सूट प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट ऑन 19/3/99 इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट्स 5 एंड 4 and 5। पहले आपने 5-6 बोला था, नहीं, 4 and 5। 4 and अरुण गोटी 5 and 6 बोला था ना, उसको 4 and 5 कर देना। 4 and 5 अरुण गोटी एंड जॉन फिलिप, यस, and also in favor of defendant number 9 Ritu Tated यस, on 18/11/2000. यस, He submits that because of alienations made during pendency of suit by Sasikala and Srimati Tosi Khandelwal, Tosi Khandelwal को भी बाद में पक्षकार बनाया होगा, यस, 2000 Tosi Khandelwal, Arun Goti, John Philip and Ritu Tated were made parties to the suit. And the necessary relief was also claimed against the subsequent purchasers. pressing मांगी हमने सेल डीड्स। हाँ, जो भी रिक्विजिट रिलीफ हो गया ना। He submits that although previously filed application under order 7/11 CPC by Ritu Tated was dismissed. एक पहली एप्लीकेशन कब खारिज हुई थी? वो डेट है 19, 9/8/2011। हाँ, 9/8/2011, but again on the basis of amendment made in the written statement and allowed on 7/10/2011, Ritu Tated का डिफेंडेंट कौन सा है? 9 number। Defendant 9 Ritu Tated again filed an application under orders 7/11 CPC for rejection of the plaint with the submissions that due to misjoinder of causes of actions, है ना? This the existing suit is not maintainable and deserves to end the maintainable, and the plaintiff is not entitled for any relief, which full stop, although by the improved order, application under order 7/11 CPC, क्या 7/11 खारिज की थी? खारिज। ये मतलब पेज 31 में आप देखिए। Although by the improved order, the grounds raised by way of application under order 7/11 CPC were not found to be sustainable, but taking into consideration the provisions of order 1/3A CPC, trial court observed that the plaintiff is required to file separate civil suits against in respect of separate cause of actions accrued to the plaintiff on the basis of sale deeds executed during pendency of the suit.
Full stop. Learned counsel submits that the court below has, without taking into consideration the provisions of Order 1 Rule 3A CPC, has passed the impugned order which is not sustainable, and as the uh, sale deeds were executed during pendency of suit, therefore all the transferee purchasers being governed by Section 52 of the Transfer of Property Act, the plaintiff was not required to file separate civil suits against all the transferee purchasers. With these submissions, he prays for setting aside the impugned order. आप किस किस के लिए हाजिरी डलवाते हैं अपनी? मैं रिस्पोंडेंट नंबर 8 के लिए हूं, आपका power है ना? हाँ मेरा पावर। श्री रिस्पोंड नंबर 8 के लिए एक बार नाम बोलो। अमित दवे। अमित दवे, रिस्पोंड नंबर 8, श्रीमती रितु तातड़, ये भी लिख देना, रिस्पोंड नंबर 8। I am for 3 and 4. Respondent 3 and 4. 3 and 4. 3 and 4 वही गोटी, जी ये गोटी है कि गोठी है? जो लिखा है सही लिखा है ना? गोठी है मेरा। ये कहना है इसमें। रिस्पोंड नंबर 3 and 4 ऑब्लिक डिफेंडेंट नंबर, Defendant number 4 and 5. डिफेंडेंट नंबर 5 दोनों लिख देना। अरुण गोटी एंड जॉन फिलिप्स, इनकी हाजिरी डाल दो ना सेरी। लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर, आप दोनों ही सपोर्ट हमको अपोज कर रहे होगे। लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट्स support the impugned order and prays for dismissal of the civil revision with the further submissions that although alienation took place during pendency of the suit, but the plaintiff should file, but as the plaintiff has no right over the property of Shivraj, therefore he should file separate civil suit against Every cause of action. against the transferee purchasers on the basis of cause of action accrued to the plaintiff on the basis of fresh sale deeds Sale deed. executed even during pendency of suit. Heard learned counsel for the parties and peruse the record. Undisputedly, the suit was filed. Suit for काय के लिए दावा लगाया था? Declaration and injunction. Suit for declaration of title and injunction in respect of the suit property was filed on 23/10/1997, and as the defendant Van Sasikala by executed sale deed on 24/97, that is after filing of the suit, therefore the transferee purchaser Srimati Tosi Khandelwal, that is the defendant number डिफेंडेंट नंबर 9 का तोशी कंडेला इज डिफेंडेंट नंबर 3. was made party, and similarly on the basis of alienations made by Tosi Khandelwal in favor of अजय गोठी और ऋतु को तोसी ने बेचा था, नहीं सर, हमको डायरेक्ट शशिकला ने, और इसको किसने बेचा था? गोठी और डायरेक्ट शशिकला ने, जो ओरिजिनल डिफेंडेंट नंबर 1 है। सेंटेंस क्या बना? And similarly, on the basis of allegations made by Toshi Khandelwal in favor of नहीं, made by Sasikala in favor of defendants 4 and 5 Arun Gothi and John Philip on 1999, and by defendant 3 Tosi Khandelwal to defendant number 9 Ritu Tatid, amendment was made in the plaint, and relief of cancellation of sale deed Yes. was also sought in the plaint. As such, it is clear, as has been admitted by learned counsel for the parties, it is clear that that all the alienations were made after filing of the suit on 23/1997. First of, as such, it is well settled that the transferee purchasers are governed by the provisions of Section 52 of the Transfer of Property Act. Next, we can order 1 Rule 3A is quoted as under, फिर लिखिएगा, in the case of so and so, honorable so and so has held as under, फिर लिखिएगा, in view of the aforesaid, it can very well be said that order 1 Rule, that the provisions of order 1 Rule 3A
CPC cannot be made applicable to the persons who were sold the property by any of the parties to the suit during pendency of suit. And on that basis, it cannot be said that the plaintiff is required to file fresh civil suit against the persons who have acquired rights during pendency of suit on the basis of alienation of property during the suit. In view of the aforesaid discussion, the impugned order does not impugned order being not sustainable is hereby set aside, and matter is remanded to trial court for decision of civil suit fresh after restoring it to its original number. क्या कह रहे थे? सर वो जो प्रेजेंटेशन ऑफ सूट है वो 24/10 नहीं है, 23/10 का नहीं है। इसमें मैंने तो यानी कि जिस दिन जो है फेल हुआ उसी दिन मतलब इधर दावा पेश हो रहा था, उधर वो सेल हो रही थी, तो और अच्छा हो गया इनका केस फिर। लेकिन अब उसके अंदर ही देखना पड़ेगा दावा कितने बजे पेश हुआ और सेल कितने इसको भी धारा 52 से ही आएगा। ये नहीं, ये केस भी धारा 52 से ही गवर्न होगा। इसका मीनिंग तो यही निकलता है, तो जब रेस्टोर करेंगे तो वहीं से लेंगे, है ना? ये कोई 9-13 तो है नहीं। क्या है, ज्यादा समझदारी है, क्या कर सकते हो। हाईकोर्ट का टाइम इसी में तो बर्बाद हो रहा है। 24/10 ही है। 24/10 ही है। एकेडमी आज से नहीं है, 93-94 में बन गई थी। ऑनरेबल जस्टिस भट्टा साहब ने बनाई थी एकेडमी, या उन्होंने उद्घाटन किया था, उनके टाइम में बनी थी। ये जो है, यदि वन रूल 3A को यदि इन्होंने खोल के देख लिया होता AIR मैनुअल, तो शायद एक आध उनको जो है मार्गदर्शन मिल जाता। ये दावा 24 का इसलिए होगा क्योंकि 23 को तो ये दस्तखत कर रहे हैं वकील साहब, संजा तो सर उसमें आया भी एक जगह। मैं पीयूष जी से इसलिए पूछ रहा था, क्या होता है कि ये भी पूरी फाइल जो है फैक्चुअली नहीं देख कर आए होंगे। हो जाता है सर। हाँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि डेट क्या होता है, एक बार डल जाती है तो हमेशा के लिए सही हो जाती है। अब आप नहीं चाहते रिकॉर्ड अच्छा करना तो मत बताओ। अब ये सब गलत सलत बताया होगा तो गलत सलत हो गया नहीं सर, होगा। एक जगह और आ गया ऑर्डर शीट में। नहीं, फैक्ट्स पे आप जानबूझकर गलत नहीं बताते, अज्ञानता बस बताते हैं। लेकिन अज्ञानता होनी क्यों चाहिए? नहीं सही। दावा किस, देखिए दावे में डेट जो पड़ी रहती है, हम जनरली उसको दावे को पेश करने की डेट बताते हैं, वो गलत है। दावे की डेट एक दिन पहले की भी हो सकती है, प्रेजेंटेशन एक दिन बाद का भी हो सकता है। इसी तरह से सेल डीड के अंदर एग्जीक्यूशन की डेट कुछ और हो सकती है, प्रेजेंटेशन की कुछ और हो सकती है, रजिस्ट्रेशन की कुछ और हो सकती है। वही तो कह रहा, इसलिए फाइलिंग डेट जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन। 138